Hello everyone. In this video, we are going to discuss important news snippets from the Hindu dated 9th July 2026. Before that, here are all the topics that we are going to cover. The first article from GS1 से relate करेंगे, society से relate करेंगे, governance से relate करेंगे. What is the context? Context is 2027 का हमारा population census होना है. उसमें हम क्या करवाने वाले हैं? Caste census करवाने वाले हैं. अब इसके लिए हमने एक प्री टेस्ट किया है, मतलब कि रिहर्सल्स करेंगे हम कितनी स्टेट्स में, 16 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ओपन एंडेड कॉलम मेथड यूज होगा इस कास्ट सेंसस में. ओपन एंडेड कॉलम का क्या मतलब? हम अलाउ करेंगे जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो खुद से बताएंगे कि उनकी कास्ट क्या है. और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो 2011 में सेंसस हुआ था, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको हम यूज करते हैं, उसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है. वो एक वैसे ही करवाया गया था, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी. लेकिन अब की बार जो भी हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा आएगा उसकी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी अंडर सेंसस फ्रेमवर्क. अदर इश्यूज विद ओपन एंडेड मेथड, सबसे पहला इशू आ जाता है रिस्पॉन्डेंट्स जो बताएंगे. ये भी पॉसिबल है कि सेम कास्ट के अलग अलग स्पेलिंग्स हो. इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा. ठीक है, हमारे पास कोई भी प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं है कास्ट की, तो मल्टीपल स्पेलिंग्स विद द सेम कास्ट रिकॉर्ड हो सकते हैं. सेकेंडली, यूज ऑफ सरनेम्स, सब कास्ट, क्लैन नेम्स, लोकल आइडेंटिटीज. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई लोग अपने विलेज के नेम को एज अ सरनेम रखते हैं, तो इससे प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास कोई प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं है, तो अगर वो अपने विलेज के नेम को रखते हैं तो वो भी कास्ट कहलाती है. इससे डुप्लीकेशन हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है इन डेटा. हमें कुछ लेसन सीखने हैं 2011 कास्ट सेंसस से. सबसे पहला लेसन है कि वहां पे ओपन एंडेड अप्रोच की वजह से हमारे पास कितनी कास्ट रिकॉर्ड हुई? 46 लाख कास्ट. अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हो सोसाइटी में जब भी कोई कास्ट के रिलेटेड आए. सेकेंडली, हम इसको ऑप्शनल सोशियोलॉजी में यूज कर सकते हैं. कंपेयर्ड टू, हमारे पास सिर्फ 4200 कास्ट थी कब? 1931 सेंसस में. सेकेंडली, अगर हम बात करें ऐसी इतनी ज्यादा कास्ट कैसे रिकॉर्ड होगी? बिकॉज ऑफ स्पेलिंग डिफरेंसेस, लोकल नेम्स, सब कास्ट वेरिएशंस, ना कि डिस्टिंक्ट कास्ट, मतलब कि सेम कास्ट के हमने अलग अलग स्पेलिंग्स लिखवाई. नेक्स्ट बात करें तो 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि जो ये सेंसस का डेटा है वो सिग्निफिकेंट एरर्स से लोडेड है और इसके बेसिस के ऊपर हम रिजर्वेशन रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते. देन हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या आता है? डिजिटल सेंसस, मतलब कि प्री लोडेड होना चाहिए विद स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ कास्ट एंड सबकास्ट, जैसे बिहार कास्ट सर्वे 2022-2023 में किया गया. अब बात करें तो हमें कास्ट जाननी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है? सोशल इनइक्वालिटी है. असेस टू अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. एजुकेशनल इकोनॉमिक आउटकम्स इस पे डिपेंड करते हैं. सेकंड, रिलायबल कास्ट डेटा नेसेसरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका टारगेटेड होना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, एफर्मेटिव एक्शंस के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसीज के लिए, क्रीमी लेयर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है उसके लिए ये डेटा मैटर करता है. हम इसको याद रखेंगे. ट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो तो बात करता है कि एलिमिनेट कर दो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को. कौन से आर्टिकल्स इसको सपोर्ट करते हैं? जैसे अबॉलिशिंग द अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, प्रमोटिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16. इंस्टीट्यूशन की कास्टलेस सोसाइटी है, इसको अचीव करने के लिए हमें पहले कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा ताकि हम उनको एड्रेस करें और हमारी जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाए. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट सबसे पहले तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति चलती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. रीएनफोर्स हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकती है. देन अगर पुअर क्वालिटी डेटा आएगा तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हैम्पर हो सकती है. आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, एजुकेशन से रिलेट करेंगे. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. हमारे पास ये रिपोर्ट आई है किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा. अब यहाँ पे कुछ डेटास गिवन है और इसमें से अगर आपको कुछ याद रखना है, वैसे तो मैंने हाईलाइट कर दी है, पर आप देखो कि आपको क्या क्या चीजें याद रह सकती हैं. इसको आप एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हो सोसाइटी के आंसर्स में. वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के ऊपर कोई आंसर आता है उसके पे, एसेज में, ठीक है, एथिक्स में यूज कर सकते हो एंड सोशियोलॉजी में तो आप कर ही सकते हो. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट क्योंकि ये बहुत जगह पे आप कोट कर सकते हो. बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट टू द टोटल पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 23. याद रखना, ये ऐसे पूछ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में. और अगर हमें इसमें से कुछ याद रखना है तो हमें ट्रेंड्स याद रखने हैं. जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो सिग्निफिकेंटली. अगर हम 2014 से देखें और 2024 तक देखें, हमारे पास 7 पॉइंट्स का इंक्रीज है. फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं. SC की बात करें और ST की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चेंज देखा गया है और इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. एनरोलमेंट्स की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज कर सकते हैं साइंस एंड टेक में, जहाँ पे हमने बताने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और इतनी एनरोलमेंट्स होती हैं तो इसको यूटिलाइजेशन करो इसका. और फीमेल शेयर इन स्टेम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 44%. इसको तो याद रखना ही रखना है. कल हम GS2 से रिलेट करेंगे. राइट टू बी फॉरगॉटन. राइट टू बी फॉरगॉटन का क्या मतलब हुआ? राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिक्वेस्ट इरेजर, डी इंडेक्सिंग, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक डिजिटल सोर्सेज. क्या ये इंडिया में अवेलेबल है? नहीं, इंडिया में एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है.
कि दो कंपोनेंट्स हैं। पहला तो इरेजर। इरेजर का क्या मतलब, बिल्कुल ही डिलीट कर देना है डेटा को। डी इंडेक्सिंग और डी लिस्टिंग, मतलब कि आपने वो वाले लिंक्स को रिमूव कर देना है जिससे रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाए, ईजिली अवेलेबल ना हो वो डेटा। अगर हम लेटेस्ट केस की बात करें, लक्ष्यवीर सिंह यादव केस 2026 का केस है ये। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। उन्होंने बोला है दैट राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम आर्टिकल 21, दैट इज guarantee of dignity and informational privacy. इसी है that must be balanced against open justice, freedom of speech and expression and public interest and right to know. मतलब right to know भी हमें पता है, एंड देन हमारे पास क्या आता है कि right to be forgotten, तो इनको बैलेंस करना चाहिए। इनको बैलेंस करने के लिए जो हमने पहले एक सॉल्यूशन देखा था, दैट वाज डिजिटल एक्यूरेसी ओवर डिजिटल इरेजर। मतलब आप डिजिटली जो भी डेटास है उनको करेक्ट करे जाओ, क्योंकि इरेज करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा अवेलेबल ज़रूर होगा। ये थर्डली उन्होंने बोला है कि आप मास्क कर दो, एनोनिमस कर दो नेम्स को, दैट वुड बी प्रेफर्ड ओवर डिलीटिंग द इंटायर जजमेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे ओपन जस्टिस की बात हो रही है, एक्यूरेसी की बात हो रही है, इरेजर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। यहाँ पे बात की है कि ईरान की जो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हमने क्या सोचा था कि US ईरान के ऊपर अटैक करेगा और ईरान की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न को हमने नहीं देखा। यहाँ पे उल्टा ईरान की जो सिग्निफिकेंस है इन ग्लोबल ऑर्डर वो बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ईरान की अब रीजनल स्टेबिलिटी लिंक्ड है हमारी पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी से। स्टार्ट करें तो उन्होंने बोला दैट ये जो भी कंफ्लिक्ट हुई है दैट हैज रीइंफोर्स्ड ईरानियन नेशनलिज्म। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, इनकी जो कंट्रोल है वो अभी भी फर्म है, एंड ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अभी भी इंस्टॉल है। ईरान को इस वॉर से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे कि उनके सेंक्शंस कम हो गए हैं, ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, एंड एसेट्स जो डीफ्रीज हो गए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एट द फ्यूनरल वी हैव सीन द डेलीगेशंस फ्रॉम द कंट्रीज सच एज रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान, अर्मेनिया, जो रिफ्लेक्ट करता है ईरान की कॉन्टिन्यूड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को। देन यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया कि जैसे कि अभी हमने कन्फ्लिक्ट देखी तो हमें लगा कि रेवोल्यूशन से पूरी की पूरी रिजाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट है ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 का, जब मोनार्की चेंज हो गई थी एंड खामेनी पावर में आ गए थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, कुछ रेवोल्यूशन से कुछ चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि अब की जो गवर्नमेंट है, अब की जो रिजाइम है, वो नेशनल प्राइड, इंडिपेंडेंस को ऊपर रख रही है, इस्लामिक गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रही है, प्रोमिसेस ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है। तो हमारे पास कुछ इतने सब्सटेंशिएट चेंजेस नहीं देखे गए। रेवोल्यूशन 2.0 की बात करें तो जैसे 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था तो इफेक्ट्स तो सेम ही है, तब भी नेशनल प्राइड आ गया था, इस्लामिक गवर्नेंस आ गई थी। लेकिन अब की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इससे कुछ भी चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है पिछले 1979 की मोनार्की से। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो 1979 रेवोल्यूशन में हमारे पास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनी थी इन 1981 टू एड्रेस द परसीव्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम रेवोल्यूशनरी ईरान। यूएसए ने भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया था गल्फ रीजन में। इन अभी अगर हम देखें तो ये जो परसेप्शन है यूएस सिक्योरिटी डोमिनेंस का, ये खत्म हो रहा है। जैसे अब गल्फ कंट्रीज भी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है इन देयर सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है? इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रख सकता है, डिप्लोमेसी से काम कर सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें स्टेबल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए है, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना होगा। हमारे पास एक और आर्टिकल था जिसमें सेम ही बात बोली थी उन्होंने कि ईरान का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आर्टिकल में से बहुत एक अच्छा पॉइंट है, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी रशिया के साथ कितनी अच्छी है, इसकी वजह से हम ऑयल इंपोर्ट्स कर पा रहे हैं। अभी आप आज के न्यूज़पेपर में देखोगे दैट 40% से ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गए हैं हमारे रशिया से। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। डायस्पोरा की बात की है। डायस्पोरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है उसकी बात की है। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया का जो डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज द लार्जेस्ट ओवरसी बॉर्न कम्युनिटी, जिसने सरपास कर दिया है इंग्लैंड को। पहले इंग्लैंड में थे हम, अब हम ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम द लेगेसी ऑफ वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, जहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, टुवर्ड्स अ मोर मल्टीकल्चरल सोसाइटी। बायलैटरल टाइज की बात करें तो हमने ये कल भी देखा था दैट ट्रेडिशनली 3 C's पे हम फोकस करते थे, लेकिन अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? डेमोक्रेसी, डिफेंस, डायस्पोरा, दोस्ती और डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एनर्जी, सिक्योरिटी हमने कल वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था। अब डायस्पोरा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि वो ब्रिज करेगा इंडिया एंड जो भी अदर कंट्री है। जैसे यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को ड्राइवर ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, इनोवेशन, ये तो कॉमन है। कंट्रीब्यूटर टू ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी, ये वाला भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। की पिलर टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेंथन करता है पीपल टू पीपल टाइज। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? अगर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ जाएगी तो वहाँ पे पोलराइजिंग इश्यूज हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स राइज कर सकते हैं। राइट विंग पॉपुलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, देखा गया कि वो डिमांड करते हैं कि इनके अगेंस्ट हमारे पास कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए।
एंड इंक्रीजिंगली टारगेटिंग द माइग्रेंट कम्युनिटीज। और आपने देखा भी होगा रेसिज्म बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जब ऐसी चीज़ें हो जाए। बट ऑल्सो दिस इज हैम्परिंग द नेशनलिस्ट कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये बात होगी चैलेंजेस की, लेकिन फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए डायस्पोरा एक्ट करता है एज अ सॉफ्ट पावर, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये आर्टिकल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आता है, IR से आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है, इंडिया का क्या रूल्स हैं इसमें, एंड ऑल्सो हमस ट्रेल क्या है। तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंटेक्स्ट क्या आ जाता है। हिंद रजब फाउंडेशन इसने फाइल की है कंप्लेंट इन इंडिया, जिसमें वो मांग रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए जितने भी इजरायली सोल्जर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने आए हैं उनके अगेंस्ट। अगर आप कभी धर्मकोट जाओ, मे बी आपने सुना हो, धर्मकोट है धर्मशाला के ऊपर, एंड वहाँ पे अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन मिलेगा, इजरायलीज मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब उनकी परमानेंट जो सर्विस है अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो वेकेशंस के लिए अलग अलग देशों में चले जाते हैं, और मोस्टली इंडिया उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये क्यों कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट करो, एक्शन लो, कि जो इन्वॉल्वमेंट थी वॉज इन वॉर क्राइम्स इन गाजा। लेकिन इंडिया क्यों एक्शन ले, कि एज मेंशन्ड इन 4th जिनेवा कन्वेंशन, जिसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स बनता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। आप कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्राइम्स कुछ किए हैं तो आपके ऊपर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी बनेगी। इंडिया ने इसको रेक्टिफाई करके जिनेवा कन्वेंशंस एक्ट 1960 इनैक्ट किया। इसमें एक हमारे पास प्रिंसिपल आता है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का। इसका मतलब कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जैसे कि वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिनको हम कहीं पे भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इन एनी स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे हैव अकर्ड। और ये लॉ जो है वो इनेबल करता है इंडिया टू अरेस्ट प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ ग्रेव ब्रीचेस। अगर आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते तो आपको डिपोर्ट कर देना चाहिए। बस हमस ट्रेल क्या है, हमस क्या है, हमस एक खाने वाली चीज़ है। आपको पता है चिक पी से बनती है हमस, अलग अलग चीज़ों से बन सकती है। तो ये जो हमस है ये ज़्यादा रिलेटेड है इजराइल से, वहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हमस ट्रेल। ट्रेल क्या है, ट्रेल एक रूट होता है, मतलब कि ये एक इनफॉर्मल ट्रेवल रूट है दैट इज फॉलोड बाय मेनी यंग इजरायलीज स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिलिट्री सर्विस अक्रॉस पॉपुलर बैकपैकिंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये आपको ज़्यादातर लोग पाए जाएंगे मनाली में, कसोल में, गोवा में, ऋषिकेश में, एंड मोस्टली। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वो बाहर लिख देती हैं वाइट पीपल ओनली। वो इंडियंस को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं, और लेकिन इजरायलीज को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। तो अगर इस आर्टिकल में से हमने कुछ सीखना है तो हमें जिनेवा कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, इंडिया के पास क्या एक्ट है या इंडिया ने क्या रेक्टिफाई किया है, सिग्नेटरी है तो येस, ट्रेल के बारे में आइडिया होना चाहिए ये वर्ड किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, फिस्कल फेडरलिज्म। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जितने भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं वो कौन इंप्लीमेंट करता है, स्टेट इंप्लीमेंट करता है। लेकिन स्टेट के पास क्या नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, और सेंटर जो है वो आपको स्कीम दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेवेन्यू किसके पास होता है, सेंटर के पास, और एक्सपेंडिचर किसको करना पड़ता है, स्टेट को। बस इस आर्टिकल में यही था कि स्टेट्स के पास क्या है, लिमिटेड टैक्सेशन पावर्स हैं, ग्रोइंग एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं। अब कुछ ट्रेंड्स की बात करें तो हमारे पास है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। ये चीज़ें, ये जो है ना, ये हमारे पास हेडिंग्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने बताना हो कि फिस्कल फेडरलिज्म में क्या इश्यूज हैं। ये सबसे पहला इशू है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में स्टेट्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है एज कम्पेयर टू यूनियन। कैश ट्रांसफर्स की बात करें, यहाँ पे भी स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा कैश ट्रांसफर्स करती हैं एज कम्पेयर टू यूनियन। एंड सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की बात करें जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ पे भी स्टेट्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूनियन। स्टेट 75% ऑफ टोटल स्पेंडिंग करती है। तो इस आर्टिकल में से जो भी हमने देखना था यही ट्रेंड को देखना था। बस कुछ डेटा पॉइंट्स अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो, जैसे वो 75% वाला जो इजीली हमें याद रहे। हमारे पास आता है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। अब इसमें हमें क्या देखना है, एक तो पिनाका, पिनाका क्या हो गया, ये शिवजी जी का जो बोट है ना उसको हम पिनाका बोलते हैं। लॉन्ग रेंज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रेंज होगी, गाइडेड मतलब पूरा स्ट्रेटेजिक पाथ होगा, और रॉकेट तो आपको पता ही है। अब ये क्या हुआ, हमने इसको टेस्ट किया है, किसने टेस्ट किया है, DRDO ने किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है ये देखेंगे, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट क्या है ये देखेंगे। अब सिस्टम लिखा है, सिस्टम मतलब कि हमारे पास ये व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर कुछ रॉकेट्स लगे हुए हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसके ऊपर इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मतलब कि मल्टी बैरल रॉकेट्स, बहुत सारे तरीके के रॉकेट्स लगे हुए हैं। और ये सिस्टम एक हमारे पास एक ही सिस्टम है जिसके ऊपर हम अलग अलग रेंजेस के लगा सकते हैं रॉकेट्स। इसलिए इसके पास क्या है, कॉमन लॉन्चर कैपेबिलिटी, हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज। और अगर बात करें हम पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की तो इसकी रेंज क्या है, 120 किलोमीटर, ये याद रखो, और साथ में गाइडेंस यूज करती है, ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिगैसिफिकेशन। रिगैसिफिकेशन क्या होता है, जब हम LNG को इंपोर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, क्रायोजेनिक फॉर्म में होता है, मतलब कि बहुत ठंडा होता है, बहुत -डिग्री में हमने उसको स्टोर किया होता है।
अब इसको जब हमने इंडिया में डिलीवरी सिस्टम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने पाइप्स के थ्रू करना है, लेकिन हमारी जो पाइप्स होती है डिलीवर करने के लिए हम क्रायोजेनिक लिक्विड को नहीं कर सकते, हमें गैस में तब्दील करना पड़ेगा। बस LNG को जब हम गैस में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं रीगैसिफिकेशन। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारी रीगैसिफिकेशन कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, उसका डेटा है कितने हो गए हैं? 42% हो गए हैं। डिस्पाइट रशिया ने हमारे पे ऊपर क्या लगाया है? प्रीमियम लगाया है, उसके बावजूद हमारे पास इतने हो गए हैं। अब इंडिया को क्या जरूरत है? डाइवर्सिफाई करने की। हमारे पास एक आर्टिकल आता है WHO का जिसने बोला है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें भी सोशल इनइक्वालिटीज हो रही है। बस और कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि हेल्थ में भी सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में दिखा गया इन WHO रिपोर्ट। यहाँ पे देखो बर्डन ऑफ कैंसर वेरीज अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, और एशिया में सबसे ज्यादा शेयर है कैंसर केसेस का, और डेथ्स भी सबसे ज्यादा एशिया में ही होती है, नियर अबाउट 56%। तो हम इसको याद रख सकते हैं जब हमने बताना हो कि इनइक्वालिटी कैसे है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।